अगर मेरा आज 5 घंटे का टारगेट है तो मेरे 6 दिन का टारगेट कितने घंटे का होना चाहिए? 30 आवर्स। सिंपली इतना कर लो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब मैं अपना डेली 5 घंटे पढ़ता हूं, मेरा टाइम फिक्स है। जब आप इससे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ोगे आपको एक कमी पता चलेगी। जानते हो क्या? मैं अभी मान लो आज 10 बजे से 11 बजे बैठा, थोड़ी देर बैठा, अचानक से कहीं चला गया, ठीक है? तो तुम्हें एक्चुअल टाइम लिखना है। इट इज नॉट अबाउट 10 to 11, इट इज अबाउट हाउ मच टाइम। ईमानदारी तो खुद तो तुम्हें पता ही होगी कि 20 मिनट पढ़ने के बाद 40 मिनट कहां थे, ठीक है? दिमाग कहां था, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। तो तुम्हारी पढ़ाई एक्चुअली में 1 घंटा नहीं है, केवल और केवल 20 मिनट है। ईमानदारी से लिखो, घबराने की कोई बात नहीं। एक पेज आपको इसके लिए डिवोट करना है, सिर्फ ये कि भाई मुझे पता है मेरे पड़ोसी आगे बोला चल यार एक चाय बना ले, और मैं 20 मिनट के लिए निकल गया। तो आपको उसमें सिर्फ जो है वो आपने जो एक्चुअल टाइम वो लिखना है। अब आपको अपने टीचर के पास आना है, या जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका जो है वेलविशर है, उसको बताना है कि सर 1 घंटे में मेरा आउटपुट केवल 30 मिनट आ रहा है, मेरा 30 मिनट लॉस हो रहा है। बिकॉज यू कांट बाय टाइम, आप समय खरीद नहीं सकते हो, सिर्फ समय की गुणवत्ता बढ़ा सकते हो। सिर्फ तुम्हारे हाथ में इतना ही है कि जब मैं 1 घंटा बैठा पढ़ने के लिए, तो मेरी पढ़ाई कम से कम 1 घंटा होनी चाहिए। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे 30 मिनट पढ़ने से रोक रहे हैं? एक्चुअली मैं पूरे टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछते हो, राइट और रॉन्ग? और वहां पर आपका टीचर वो आपसे बात करेगा कि इस 30 मिनट में क्या दिक्कतें आपके पास आ रही हैं। कोई इमोशनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अपने पापा से नहीं कह सकते ना उसके बारे में कि कोई जो है मुझे भावनात्मक एक रुकावट आ रही है, कोई डर है, कोई प्रीवियस जो है बैड एक्सपीरियंस है, कोई मेरा पड़ोसी ऐसा है, या मेरा कोई अपना टेम्पटेशन है कि जैसे ही आता बोले पबजी का एक गेम मार दे, तू अपने कमरे से मैं अपने कमरे से, और बोले क्या यार एक गेम खेलना 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, होता है। तो मुझे उन रीजंस को आइडेंटिफाई करना है, यही मुझे खाएंगे आगे चल के। तो मेरे लिए 5 घंटा मतलब 5 घंटा। सो आपको अपने टीचर से बात, लेकिन तुम्हें पता तो हो मेरी कमी कितनी है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है और अपना इस वीकली टारगेट को मैनेज करना है। जैसे मान लो आज 4 घंटे पढ़े, तो आप उसमें 4 घंटे मैनेज कर दो, 3 घंटे पढ़े मैनेज कर दो, और वीकली टू वीकली आप इसमें जो है वो एक स्लॉट बनाओ और वीकली टू वीकली इसको रखते जाओ, मैं कितने घंटे पढ़ा, और अपने आप को ऑब्जर्व करो। सिर्फ इतना ही करना है, ठीक? डेली मुझे अटेंड हुआ या नहीं हुआ, वीकली मेरा अटेंड हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगले हफ्ते का टारगेट बनाओ। अगर अगले हफ्ते मान लो मेरा जो है वो 30 घंटे पढ़ने का टारगेट था और मैं 30 घंटे अचीव कर ले गया, देन मैं क्या करूंगा, 30 मिनट या 40 मिनट अपना टारगेट ऊपर कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया, कई बार हम लोग बाजार में आकर आंसर राइटिंग एक साथ बोल देते हैं, ठीक है? आंसर राइटिंग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आंसर है, दूसरा राइटिंग है। मेरे लिए आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट राइटिंग है। कितने लोगों को डेली लिखने की आदत है, डायरी, चिट्ठियां, XYZ, कुछ भी नहीं लिखता है। सो इफ यू आर अनेबल टू राइट योर ओन फीलिंग, हाउ कैन यू राइट अबाउट चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, सोशल इश्यूज, वुमेन्स फीलिंग? ये सब कब लिखोगे? कभी नहीं लिख पाओगे। कभी तुम लोगों ने आंसर राइटिंग ट्राई किया है? अभी किस लोगों ने हाथ उठाया था? ट्राई किया है? पहला क्वेश्चन जानते हो क्या आता है? कहां से शुरू करें? सच बताना, क्या लिखें? परिचय पहले लिखें, प्रस्तावना पहले लिखें, या कोई मूल मुद्दे पे सीधे भारी भरकम कोई बात लिख दें? यही हुआ है, बिकॉज इट इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको मैं सिंपली, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक सिंपल सा 2 महीने का मैं टारगेट दे रहा हूं, सिर्फ 2 महीने का टारगेट दे रहा हूं। आपको सिंपली आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक सीधा सा फंडा उठाओ, मेरे लिए कहने पर 2 महीने तक सिर्फ अपनी एक पर्सनल डायरी बना लो जो कोई और ना पढ़ सके। उस पर्सनल डायरी में सिर्फ 2 पेज पर डे, सोने से पहले आपको सिर्फ अपने दिन भर में आपने क्या किया, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव फीलिंग है, सिर्फ इतना लिखो। कोई भी साहित्यिक लैंग्वेज इसमें मत लिखना, कुछ भी लिखो। आज मेरी पड़ोसन से झगड़ा हो गया, आज क्लास में उसने मुझे ये बोल दिया, आज मेरी उसने जो है कॉपी छीन ली, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे टीचर ने मुझे डांट दिया, वो सब कुछ जो तुम फील कर रहे हो, ठीक है। मेरे आज मम्मी ने फोन कर दिया, बोले कितने तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, सही बात ही नहीं हमारी समझ में आ रहा था क्या बोलें, पता नहीं ये लोग क्यों इतना दबाव बनाते हैं। और उसमें उन्होंने धीरे धीरे रात में रोते रोते बोल दिया, पापा कह रहे थे कि 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी तुम्हारी फीलिंग्स उसको सिर्फ लिखो, सिर्फ 2 पेज, सिर्फ 2 पेज, और आपको सिर्फ 60 दिन ये लिखना है, 60 डेज। इसको हम लोग मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, हमारी साइंस में NLP में इसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है, ठीक है, जो सोचने का काम करता है, लेकिन इस सोच को हमारे हाथ, हमारा दिमाग तो लिख नहीं सकता ना, कौन लिखता है? हमारे हाथ लिखते हैं।
ये दोनों जो होते हैं ये एक मोटर एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। कई बार हमें यह बात समझ में नहीं आती है। हमारे आगे दिमाग के आगे एक हिस्सा होता है जो विचार करता है, और उस विचार को वो इन मसल्स को संप्रेषित करता है। जब ये मसल्स को संप्रेषित होता है तो जिस क्रम में विचार वो पैदा होते हैं, विचार न्यूरॉन के माध्यम से चलते हैं, और वो हमारे किसको ट्रांसफर किए जाते हैं, हाथ को ट्रांसफर किए जाते हैं। ये दोनों जो है वो क्या होता है, एक एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज्यादा मोटर कॉर्टेक्स मजबूत होती जाती है, न्यूरॉन का अटैचमेंट हमारा मजबूत होता चला जाता है। जितना ज्यादा ये मजबूत होता चला जाता है उतना तेजी से आप सोचने और लिखने के बीच का जो अंतर होता है वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। यह बात याद रखिएगा, इसको हम लोग मोटर कॉर्टेक्स डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मोटर एक्टिविटी डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि सही तरीके से, जैसे डॉक्टर क्या करता है, उसकी तरफ ऐसे ऐसे चुटकियां बजाता है। कभी छोटा बच्चा, नवजात बच्चे को देखोगे तो क्या होता है, अगर वो ऐसे अपना सर्वर हिला रहा है तो इसका मतलब वो कहते हैं कि नहीं, दिमाग का फंक्शन ठीक चल रहा है। अदरवाइज अगर वो बिहेव नहीं कर पा रहा है आवाज के साथ तो फिर चिंता वाली बात हो जाती है। फिर उसके एमआरआई और सीटी स्कैन सब करना शुरू कर देते हैं कि कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं है अंदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो हमारा होता है कि हमारा दिमाग किस क्रम में सोच रहा है और हमारा हाथ किस क्रम में उसको डिलीवर कर रहा है। तो अपने सबसे पहले एक काम करो, कोई अब जब आप आंसर राइटिंग की बात आते हो, जैसे कई हमारे स्टूडेंट हैं जुड़ते हैं, तो जब मैं आंसर राइटिंग एक वर्ड भारी भरकम इस्तेमाल कर दूंगा, नहीं यूपीएससी के लिए आए हो, थोड़ा मुंह जो है गंदा सा बना के रहा करो। ठीक है, इसी तरह की बात होती है ना, गंभीर रहा करो। बत्रा सिनेमा पे चले जाना, वहां बहुत ढेर सारे ज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, अथाह ज्ञान का सागर है। गलती से भी उनको छेड़ दिया तो घंटा 2 घंटा तो वो ज्ञान की गंगा बहा ही देंगे, और उनके ज्ञान पर मुझे कोई डाउट नहीं है। पर सवाल यह है कि तुमसे बोलने के लिए नहीं कहा गया है, ना तुम्हारी ऑडियो टेप जाएगी, तुमसे लिखने के लिए कहा गया है। और उन्हीं जैसे ज्ञानियों से मेरी बहुत अक्सर मुलाकात होती रहती है। ठीक है, उनको जब मैं बिठा देता हूं, मैंने कहा इस टॉपिक पे जरा 4 लाइनें लिख दो, तो ऐसे पेन लेके बैठते बड़े एटीट्यूड के साथ, मुंह बनाते से पता नहीं क्या लिखेंगे, और सर समझ नहीं आ रहा है इसको 4 लाइन में क्या लिखूं, ऐसे ऐसे पेन हिलाते रहेंगे। सर बहुत विचार उमड़ रहे हैं। अरे क्या अचार डालूंगा तुम्हारे विचारों का? आपके लिए विचार उमड़ना नहीं, आपको 7 मिनट के अंदर पढ़कर उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है। यही रीजन है कि यूपीएससी में जो 50% ऐसे व्यक्ति जो है सेलेक्ट होकर जाते हैं जो जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन नहीं आए होते हैं। ये एग्जाम ब्रिलियंट लोगों का एग्जाम नहीं है, एग्जाम बहुत कॉमन लोगों का एग्जाम है। तो अब आपको यहां क्या करना है, सबसे पहले आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर को किनारे निकाल दो, ये धीरे धीरे समय के साथ अपने आप आता रहेगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और वो क्या है, राइटिंग। तो आज से आप एक डायरी बनाएंगे और उस डायरी में आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 पेज, मेरे कहने पे अगर आप एक्चुअली में तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ 2 पेज राइटिंग की आदत डालो। 2 पेज लिखना आसान नहीं होता है, आप चाहो तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि 2 पेज में तुमसे तुम्हारी फीलिंग लिखने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारा टाइम लग रहा है कि तुम अपने माता पिता के बारे में, अपने बारे में, अपने दिन के बारे में, अपने टीचर के बारे में क्या सोचते हो, केवल तुम यही लिखने की आदत डाल लो। सिर्फ 2 महीने आपको राइटिंग करनी है, जो इमोशंस मेरे दिमाग में है मुझे उसको पेज पर लेकर आना है। फिर देखिए आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, आपकी अपनी जिंदगी से ही मैं आपसे बात कर रहा हूं लिखने के लिए। और जब ये हैबिट हो जाए तो सिंपली आप एक काम किया करिए, कभी भी रहिए, आप अपने आंसर को कभी भी फ्रेम मत करिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है, सर क्या मैं आंसर लिख रहा हूं, मेरा प्रसंग अच्छा है, मेरी व्याख्या अच्छी है, यही लिख बोलते हो ना, खत्म कर दो इसको। ये कभी भी आपको अच्छा आंसर लिखने नहीं देगा। आपको जो अगला स्टेज 2 है वो आपका, वो ऐसे लिखो। स्टेज 2 में कोई भी, चाहे अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं, यूएस के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे इस बच्ची ने किया, ला दो, ये मेरी क्लास की स्टूडेंट है और इसने फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, आपको करना क्या है, ये मैंने इन लोगों को बोल रखा है कि अगले 2 महीने, इस स्टेज के बाद के 2 महीने आपको आंसर जो है वो न व्याख्या में, न प्रसंग में और न उपसंहार में लिखना ही नहीं है। ठीक है, लिखना ही नहीं है, आपको उसको या तो फ्लो चार्ट में या उसको पॉइंट्स में लेकर आना है। इसकी बहुत बड़ी खास बात होती है, क्योंकि जब हम प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं तो हमें अपने लिए वर्ब, एडजेक्टिव और बाकी सारे जो ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, विश्लेषण और इन सब की आवश्यकता पड़ती है। हमारा दिमाग मूल तत्व को सुनने के बजाय वो हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर में फंस जाता है और हम जो है वो आयाम नहीं डेवलप कर पाते। यूपीएससी आज की डेट में जब आपसे 150 वर्ड में आंसर लिखने को कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि पूछी गई बात पे आप कितने आयाम दे सकते हैं, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके राजनीतिक, तमाम जो परिप्रेक्ष्य उस पर आप कितने आयाम, कितने डायमेंशन आप रख सकते हैं। और आपका दिमाग केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर पर रखता है तो आप कभी भी अपना डेवलप नहीं कर पाते हो। आपको करना क्या होगा, अगले 2 महीने तक, 2 मंथ्स, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसके डायमेंशंस लिखिए कि पूछी गई चीज के कितने पहलू हो सकते हैं, इसका आर्थिक, इसका सामाजिक, इसका राजनीतिक, इसका सांस्कृतिक,
इसका भौगोलिक, क्या क्या जो है मेरे पास जो है विन्यास उपलब्ध है। जितने ज्यादा आप डायमेंशन दोगे यूपीएससी आपको उतने मार्क्स देगा, ये बात याद रखिएगा। एक ही बात को आप कहते रहोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी चीज एक्स पूछ लिया, आपने क्या किया, फ्लो चार्ट बनाया, इसका सामाजिक पक्ष लिख दिया सोशल, इसका राजनीतिक पॉलिटिकल, इसका भौगोलिक ज्योग्राफिकल, इसका सांस्कृतिक कल्चरल, इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, इसका आर्थिक इकोनॉमिकल, इसका राजनीतिक पॉलिटिकल। सभी पक्षों को क्या किया, फ्रेम किया, और उसके बारे में आपने एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट डालने शुरू कर दिए। आपका दिमाग जो है वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में सोचना शुरू कर देता है। जितने ज्यादा आप डायमेंशन क्रिएट कर पाओगे उतना ही आगे चलकर तीसरे चरण में एक आंसर राइटिंग होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यूपीएससी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहता है। अंतर विषय ज्ञान नाम सुना है ना इस भूत का, वो तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक इनके खूंटे नहीं गाड़ोगे। या आपको खूंटे गाड़ने हैं, देन यू डिसाइड कि मुझे इस पे इंटर डिसिप्लिन लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक, तो दूसरे चरण में आपको क्या करना है इस पर। अब इसके बाद जब इसमें मैच्योरिटी आ जाए देन गो फॉर, आप अपने आंसर राइटिंग के लिए जाओगे। लेकिन 4 महीना आपको यही काम करना है।